नए ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें तेज बारिश और अंधेरी रात को दिखाई जाती है, जहाँ पर कि एक लड़की को हॉस्पिटल लेकर के जाया जा रहा था और वो प्रेग्नेंट थी। भीड़ आपस में गॉसिप कर रही होती है कि ये लड़की जिसका नाम क्यू है, पिछले 2 सालों में 8 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है और 8हों बार उसका बेबी अबॉर्ट हो चुका है। उसका हस्बैंड तियान इस तरीके से उसे ट्रीटमेंट देने से रोक देता है। ये उसकी 8वीं प्रेगनेंसी थी। डॉक्टर्स मजबूरी में वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो उसका हस्बैंड था और जब वही ट्रीटमेंट नहीं कराना चाह रहा है तो डॉक्टर क्या कह सकते हैं। उनके जाने के बाद क्यों तियान से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बच्चे को बचा लो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तियान के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम इतनी वीसियस हो, अगर तुम ना होती तो नियान कभी क्रिपल नहीं होती, तुम्हारी वजह से वो क्रिपल की जिंदगी जी रही है। क्यों उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी वजह से वो क्रिपल नहीं हुई है। लेकिन तियान इस खराब मौसम में उसे मरने के लिए छोड़ देता है। क्यू ने तियान से लव मैरिज किया था और उसे उस लव मैरिज का ये फल मिल रहा होता है। उसका दिल टूट जाता है। उसका वापस से एक बार और बेबी अबॉर्ट होता है। बेबी अबॉर्ट होने के साथ-साथ वो भी इस दुनिया को छोड़ कर के चली जाती है। इस बात की सच्चाई जानते हुए कि तियान ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं। और फिर वो रिबर्थ लेकर के कुछ साल पहले पहुँच जाती है, जहाँ पर कि अभी फ़िलहाल क्यू की शादी तियान से नहीं हुई थी और जब उसे दोबारा ये ज़िंदगी सुधारने का मौका मिलता है, तो वो मन ही मन डिसाइड करती है कि वो इस बार वो गलती नहीं करने वाली है। ऐसा सोचते हुए वो भगवान को थैंक्स बोलती है और सबसे पहले डॉक्टर को दिखाने के लिए जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी को चेकअप की ज़रूरत है, उसे याद आता है। जब वो वहाँ पर जाती है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि वो परफेक्टली हेल्दी है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे इस बात का डर था कि वो 2 सालों में 8 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, इस चीज़ से उसे प्रॉब्लम ना हो। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर देखते हो कि फैमिली को, जो कि इस कहानी का हीरो है, उसके बारे में डॉक्टर बता रहे थे कि तुम्हारे पोते के साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है और वो वही बेबी उसका कंसीव कर सकती है, लड़की जो कि नेचुरली प्रेग्नेंट हो। अब इस बात का मतलब मुझे तो नहीं समझ में आया, लेकिन जो भी हो फंडा यही था कि हुओ को एक अच्छी सीधी-सादी सिंपल क्लीन बॉडी वाली लड़की चाहिए थी। अब उसके ग्रैंडफ़ादर हुओ को ज़िद कर रहे होते हैं कि तुम्हें कहीं न कहीं से वो लड़की ढूँढ के लानी होगी, शादी-वादी करके फैमिली आगे बढ़ाना होगा। तभी डॉक्टर खुशी से आते हुए कहते हैं, फाइनली वो लड़की मिल गई है जिससे कि हुओ शादी कर सकता है और वो उसकी बेबी कंसीव कर सकती है। क्यों उस कमरे में एंटर करती है। सब उसे देख कर के शॉक हो जाते हैं और हुओ के ग्रैंडफ़ादर बहुत ज़्यादा ही खुश थे। यहाँ से कुछ मिनट पहले कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कि क्यू को डॉक्टर ने बताया था कि देखो तुम अभी वर्जिन हो, तुम्हारा एज बहुत कम है, तुम्हारी बॉडी क्लीन है, तुम नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकती हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत ही बिग शॉट इंसान आया हुआ है, मतलब कि वो करोड़पति है, करोड़ों का पति है, ओके। और अगर तुम उसके लिए बेबी बॉर्न करती हो तो तुम्हें वो अच्छे खासे पैसे देने वाले हैं, जैसे कि तुम पूरी ज़िंदगी आराम से बिना कमाए बैठ के खा सकती हो। क्यों सोचती है कि वैसे भी तियान से तो उसे दूर ही रहना है, क्यों ना वो इस नई लाइफ में नई चीज़ों को ट्राई कर सके। वो इंसान कौन है जिसे कि बेबी चाहिए था, ये देखने के लिए क्यों उस कमरे में गई हुई थी। उसने तो एक्सपेक्ट किया था कि कोई मिड एज इंसान मिलेगा, लेकिन जब वो यहाँ पर हुओ को देखती है तो वो भी काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो काफ़ी यंग एज था और ऊपर से हैंडसम था। ग्रैंडफ़ादर क्यू से पूछ रहे होते हैं कि तुम तो सच में बहुत सुंदर हो और नेचुरली प्रेग्नेंट भी हो। मेरे पोते के लिए तुम काफ़ी काम की हो। तो तुमने क्या सोचा है? क्या तुम सीरियसली मेरे पोते से शादी करना चाहोगी? उसके लिए बेबी बॉर्न करना चाहोगी? तो क्यू कुछ सोच कर के ये बात हाँ कह देती है। ग्रैंडफ़ादर बहुत खुश। और यहाँ पर क्यू जो होती है ग्रैंडफ़ादर से कहती है, मेरी एक शर्त है। हुओ को लगने लगता है कि वो एक गोल्ड डिगर है। क्यों कहती है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हो और शादी के बाद या फिर बेबी बॉर्न करने तक मुझे घर पे ही रहना होगा। मेरी शर्त ये है कि मैं अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मुझे जो भी करना होगा अपनी लाइफ़ में, जो भी काम करना होगा वो मैं ज़रूर ही करूँगी। ये बात सुन कर के ग्रैंडफ़ादर कहते हैं, हमें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें जो काम करना होगा तुम कर सकती हो, हम तुम्हारे सपोर्ट में रहेंगे। इनफैक्ट तुम्हारा हेल्प भी करेंगे। तो अब बताओ, क्या तुम हो उससे शादी करने के लिए रेडी हो? क्यों ओके कह देती है और यहाँ पर हो और क्यों का यहाँ पर सेटिंग भिड़ा दिया जाता है।
अब बेबी बॉर्न करना है तो क्यू को बोला जाता है कि वो घर पर ही हो के साथ आकर के रहे। क्यू को उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो कहती है कि हाँ ठीक है। अब वो भाई साहब ऐसे दिखा रहे होते हैं जैसे कि वो क्यू में इंटरेस्टेड नहीं है। इनका रिलेशन भी इतने स्ट्रेंथ तरीके से जो जुड़ रहा था। लेकिन उसके दिल की फीलिंग की असली सच्चाई क्या है, वो तो हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। सीधे हमें इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो अपने कमरे में था और क्यों वहाँ पर आती है, तो वो उससे कहता है सेल्फ मी, जैसे कि वो एक ऑनर हो और क्यों उसकी पेट हो। अब क्यों को लगता है कि वो ऐसे फोर्स लव पे बिलीव करता है। वो कहता है तुम ये सब कौन से मूवी से देख कर के आ रही हो? क्यों कहती है तुम ही ने तो कहा था सेल्फ मी, तो मुझे लगा शायद तुम्हें उस टाइप से चीजें पसंद है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फाइनली वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। बहाना तो था ग्रैंडफादर की विश को पूरी करना, लेकिन वो यहाँ पर अपने दिल की तसल्ली को भी पूरा कर रहा था। अगली सुबह ग्रैंडफादर बहुत खुश थे। वो दोनों काफी लेट जग के आते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर बनाने का प्रोसेस ये लोग कंप्लीट करके आ रहे हैं। अब वो और क्यों दोनों अपने अपने काम से निकाल रहे होते हैं। क्यों ग्रैंडफादर के पैसे देने पर मना कर देती है। वो बहुत सारे पैसे उसे ऑफर कर रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि उसे सिर्फ 68,800 रुपीज चाहिए, क्योंकि वो अपना बिजनेस एक स्टार्ट करना चाहती है। ग्रैंडफादर इस चीज के लिए मान जाते हैं और क्यों को जितने पैसे चाहिए थे वो उन्हें दे देते हैं। वो सोच रहा होता है कि ये लड़की सच में सीधी-सादी है या फिर मेरे सामने सीधा-साधा बनने का एक्टिंग कर रही है। लेकिन जो भी हो, क्यू सिर्फ़ उतने ही पैसे अटेंड करती है। पैसे लेने के लिए ऑनलाइन भेजना होता है। वो जब क्यू से अपना नंबर शेयर करता है, तो देखते हैं कि क्यू ने एक लड़की के साथ अपनी फ़ोटो लगाई हुई है। अब क्यू रिबर्ट लेके आई थी और अपना डीपी चेंज करना भूल गई थी, जो कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ था। वो को पता चलता है तो कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारा पास्ट क्या था इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब ये डीपी चेंज करो। क्यों उसे सॉरी सॉरी बोल करके समझाने के लिए जाती है, लेकिन वो यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा होकर के वहां से निकल जाता है। क्यों को लगने लगता है वो को मनाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। वो ग्रैंडफादर को भी ये बातें बताने से मना कर देता है, क्योंकि वो ओल्ड एज है, उन्हें बुरा लगेगा। क्यों वहाँ से निकल कर के जब अपने फ्लैट पर पहुँचती है, तो वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड तियान आया हुआ था। तियान क्यू को पिछले टाइम से उल्लू ये बना रहा होता है कि एक्चुअल में मेरी मॉम ने कहा है ना कि उनके बिज़नेस के लिए अगर तुम ब्राइड प्राइस लेकर के आओगी, तो फिर वो मुझसे शादी करा देंगे तुम्हारा। वो अपने फ़ायदे के लिए क्यू से पैसा ऐंठ रहा था। पिछले जन्म में क्यू अपना बिज़नेस छोड़ कर के, अपना काम छोड़ कर के यहाँ पर तियान को ही पैसे देने में लगी हुई थी, और इसी वजह से जो है वो इतना ज़्यादा सब कुछ झेली थी। क्योंकि वो उसे कहती है कि फ़िलहाल तो उसके पास पैसे नहीं है, और वो मैं तुमसे शादी तभी करूँगी जब तुम मुझे बदले में डाउरी में लाखों देने वाले हो। ऐसे बोल के वो उसे जाने के लिए कहती है। तियान नियान से मिलता है। नियान के लाइफ का एक सीक्रेट अभी उन दोनों में से किसी को नहीं पता था। मतलब नियान को पता था, क्यू को नहीं पता था और तियान को नहीं पता था। तियान कहता है कि ना जाने क्यों ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, और वो मुझे पैसे देने से भी मना कर रही है। नियान यहाँ पर तिहान के साथ अफेयर चला रही होती है और क्रिपल्ड होने की एक्टिंग करके उसके साथ शादी-वादी करने का प्लान कर रही होती है, और ये ढक्कन एक साथ 2 मज़े लेने के प्लान में था। दूसरी तरफ ग्रैंडफ़ादर क्यू को कहते हैं एक वॉच देते हुए कि ये तुम्हारी हेल्थ का ख़्याल रखेगा। ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वॉच था। अगर क्यू प्रेग्नेंट होती तो ये ग्रैंडफ़ादर को इन्फॉर्मेशन भी भेज देता। वो क्यू के हेल्थ की सेफ्टी के लिए ऐसा करते हैं। इधर वो अपने ऑफ़िस में था, तभी ग्रैंडफ़ादर का उसे मैसेज आता है। वो उसे अपने गार्ड सिक्योरिटी सेक्रेटरी के थ्रू वो मैसेज भिजवाए थे, और वो धीरे से हुआ को कहना चाह रहा था। वो कहता है कि फुसफुसा क्यों रहे हो? ज़ोर से बोलो ना, ग्रैंडफ़ादर ने क्या बोला है? तो उसका सेक्रेटरी कहता है, ग्रैंडफ़ादर ने कहा है कि तुम सिर्फ़ पैसे कमाते रह जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर पर इंतज़ार कर रही है। आओगे नहीं तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? अब ये मैसेज सुनते ही बेचारा हुआ यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है, और सारे ऑफ़िस के लोग उसे घूरने लगते हैं कि क्या हुआ ने शादी कर लिया? तो वो उन्हें बताता है कि हाँ, हाँ, मैंने एक्चुअल में अभी 1-2 दिन पहले ही शादी किया है। डोंट वरी, आप सबको शादी का पार्टी मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए वो इस तरीके से वहाँ से घर के लिए निकल जाता है, और सब यहाँ पर हो के लिए बहुत ही खुश थे कि फाइनली हो ने शादी कर लिया।
घर पहुँचने पे ग्रैंडफ़ादर हो को डाँट लगा रहे होते हैं कि तुम्हारी वाइफ़ घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और तुम उसे छोड़ कर के पैसे कमाने में लगे हो। अब तक तो सिर्फ़ तुम पैसे ही कमाए हो, जाओ अब वाइफ़ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। अब वो ऑफ़िस को छोड़ कर के ग्रैंडफ़ादर की ज़िद पर क्यू के साथ कमरे में चले जाता है। क्यू सुबह वाले मैटर में हुओ को सॉरी बोलते हुए कहती है कि एक्चुअल में अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने एक्स से ब्रेकअप किया था और मैं डीपी चेंज करना भूल गई। डोंट वरी, मेरा मेरे एक्स से अब कोई रिलेशन नहीं है और अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो वो यहाँ पर क्यू की फीलिंग को समझता है बट वो पूछता है कि लेकिन तुम तो वर्जिन थी, तो फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे है? क्यू उसे बताती है क्योंकि हम दोनों के बीच कभी कोई फिजिकल रिलेशनशिप बना ही नहीं। फिर इन दोनों के बीच यहाँ पे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है। वो क्यू से कहता है अब दोबारा मुझे तुम्हारा एक्स दिख नहीं जाना चाहिए। क्यू समझ नहीं पाती है कि वो एक्चुअल में जेलस हो रहा है क्यू और धियान के फोटोज इस तरीके से देख करके। वो भाई साहब को तो अपनी अरेंज्ड वाइफ से हो गया था प्यार सिर्फ कुछ दिनों में। बात यह है कि बस उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर अगले दिन क्यू इसको इस तरीके से तियान बुलाया था, ब्राइड प्राइज़ देने लेने के बहाने। क्यू देखते ही समझ जाती है कि वो फेक पैसा का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिखा रहा है। तो वो तियान को भी वही फेक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाती है, जिसे देख कर के तियान गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझे फेक पैसे का क्यों ये पकड़ा रही हो? तो क्यू कहती है तो ये मज़ाक शुरू किसने किया था? तुमने तुम्हें क्या लगा मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट फेक है? जिस दिन तुम्हें असली कॉन्ट्रैक्ट लेके आओगे उसी दिन यहाँ पर मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच सकती हूँ। ऐसा बोल कर के वहाँ से बाहर निकलती है और चली जाती है नियान से उसके कॉफ़ी शॉप पर मिलने के लिए नेक्स्ट डे। यहाँ पर नियान क्यू को देख के शॉक हो जाती है कि वो क्या कर रही है। क्यू को याद आता है कि एक छोटे से एक्सीडेंट को उसने इतना बड़ा बना दिया था। उसके बाद से तियान क्यू से नफ़रत करने लगा था। उसे तो बस एक बहाना चाहिए था क्यू को चीट करने का। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि क्यों पिछली लाइफ को याद करते हुए कहती है अब देख बहन मेरी वजह से तेरे पैर में चोट लगा था, तू क्रिपल हो गई ना, तो मैं यहाँ पर डॉक्टर को बुलाई हुई हूँ तुम्हारा चेकअप करने के लिए। वो चेक करके बताएगा कि तुम्हारा पैर एक्चुअल में ठीक हो सकता है या नहीं। लेकिन वो मना कर रही थी क्योंकि वो तो बस एक्टिंग कर रही थी। सब उसे कहने लगते हैं कि आई है तुम्हारा पैर चेक कराने के लिए तो करा लो ना, प्रॉब्लम क्या है, तुम ठीक हो जाओगी। डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, वो जानबूझ करके नियान को डराने के लिए छोटू सा सांप रखते हैं और वो वहाँ से ऐसे भागती है कि पूछो मत। ये वीडियो क्यों तक पहुँचता है, नियान उसे झूठ-मूठ का बहलाने-फुसलाने लगती है। ये एक्चुअल में ऐसा अर्जेंट सिचुएशन देख कर के मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट की थी। मैं एक्चुअल में क्रिपल्ड हूँ और ये ढक्कन भाई साहब चमड़ी मैटर में नियान की वापस से बातों को मान लेते हैं। वो कहने लगती है कि तू जानबूझ कर के मेरा इंसल्ट करने के लिए मेरे कॉफ़ी शॉप पर आकर के ऐसा सब कुछ कर रही थी। इस बात से तियान और ज़्यादा क्यू से गुस्सा होने लगता है और उसे सबक सिखाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ यहाँ पर ग्रैंडफादर क्यू को कहते हैं कि जाओ वो के ऑफिस लंच लेकर के जाओ। वो उन दोनों को और ज़्यादा करीब करना चाह रहे होते हैं। क्यू खुशी-खुशी वो लंच लेकर के जा रही थी तभी तियान उसे कॉल करता है और कहता है तुम्हारा कुछ सामान मेरे घर पे रह गया है, सामान अर्जेंट है तो आकर के ले जाओ। क्यू सोचती है कि पहले वो सामान ही ले लेती है। इधर वो लंच करने से मना कर रहा था क्योंकि ग्रैंडफ़ादर ने कहा था कि क्यू उसके लिए लंच लेकर के ऑफ़िस जा रही है। वो बहुत ही खुश था। जब क्यू को यहाँ पर तियान पटाने का, मनाने का शादी के लिए कोशिश करता है, तो मना कर देती है और कहती है कि एक्चुअल में मैंने शादी कर लिया है। इस बात से तियान भड़क जाता है। क्यू को वहाँ पे पता चलता है स्मार्ट वॉच की वजह से कि वो प्रेग्नेंट है। तियान और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उसे चीट कैसे कर सकती है और क्यू को मारने का कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ ये नोटिफिकेशन ग्रैंडफादर तक भी पहुंचता है कि एक्चुअल में क्यू प्रेग्नेंट है। तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और हुओ को कॉल करके बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो तुम्हारे पास ही होगी ना, बता देना। लेकिन वो कहता है कि वो मेरे पास तो आई ही नहीं। ग्रैंडफादर परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं वो 1 घंटे पहले घर से निकली है, वो गई कहाँ तब। वो क्यू को ट्रैक करता है और तियान के घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर कि वो उसे देखता है कि वो उसे गला दबा करके मारने का कोशिश कर रहा है और इस वजह से वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तियान की अपने गार्ड से पिटाई लगवा देता है और क्यू को वो सेव करता है। तियान को अब तक पता नहीं था कि क्यू का हस्बैंड कौन है और जब उसे हो की आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। लेकिन उसे इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना रिच इंसान भला क्यू जैसी गरीब और सिंपल लड़की से शादी कैसे ही कर सकता है।
उसे लगता है कि शायद क्यू प्रेग्नेंट है, इसी वजह से वो उसे रख रहा है। वो क्यू को वहाँ से लेकर के जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि क्यू और बेबी दोनों ही ठीक है। वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो उसका थोड़ा ख्याल रखने के लिए वो यहाँ पर 2 गार्ड्स को क्यू की सेफ्टी के लिए लगा देता है। दूसरी तरफ नियान तियान से मिलने के लिए आती है तो उसका ये पिटा हुआ शकल देख के पूछ रही थी कि क्या हुआ? तो उसे बताता है कि क्यू ने एक्चुअल में वो से एंगेजमेंट कर लिया और वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट भी है। इस बात को सुनते ही नियान शॉक्ड हो जाती है कि क्यू की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है कि एक्चुअल में वो शहर के रिचेस्ट इंसान से इस तरीके से अब जुड़ रही है उसे उसे लेकर के और ज़्यादा जेलस होने लगता है। तिहान कहता है कल मुझे उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाना है। मैं जाकर के देखता हूँ कि क्या सच में हुआ यहाँ पर क्यू का हस्बैंड है या फिर उनके बीच में कोई और रिलेशन है। दूसरी तरफ क्यू यहाँ पर घर पहुँचती है। ग्रैंडफादर उसे देख कर के बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि जब वो प्रेग्नेंट है तो वो घर पर ही रह कर के बेबी का ख्याल रखे। क्यू का इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो बेबी होने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करने का डिसाइड करती है क्योंकि ये बेबी उसके लिए भी फर्स्ट टाइम था और वो के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ग्रैंडफादर उन दोनों को कमरे में जाकर के रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। क्यू को बहुत सारे पैसे और हो को ये रोमांटिक बुक देते हुए कहते हैं तुम्हें इसे पढ़ने की ज़रूरत है। कमरे में हो के उसे पूछ रहे थे कि क्या सच में तुम लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद है? क्यू कहती है डिपेंड करता है, सबका पसंद अलग-अलग होता है। मुझे तो सिंपल एंड स्वीट लड़की ही पसंद है, जैसे कि तुम हो। वो ये बात सुन कर के खुश हो जाता है क्योंकि क्यू इनडायरेक्टली उसे यही कह रही थी कि उसे तो वो पसंद है। नेक्स्ट डे ये दोनों पहुंच जाते हैं हुओ की कंपनी में, जहाँ पर कि तियान अपना इंटरव्यू देने आए थे तो उससे पता चलता है कि सब यहाँ पर हुओ की वाइफ का फेस रिवील करने वाले हैं। तियान पहले इंटरव्यू देने के लिए चले जाता है, वहाँ पर भी यही बातें हो रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऑफिस में हुओ की वाइफ की जगह क्यू का फेस रिवील किया जाता है। एक तरफ तियान को ये बात पता चलता है और दूसरी तरफ ऑफिस के बाहर नियान को ये बात पता चलता है। दोनों तो ये बात सुन कर के शॉक्ड ही हो जाते हैं कि एक्चुअल में सच में यहाँ पर जो है क्यू हुओ की वाइफ है। उन्हें लगने लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है इसलिए ऐसा है। दूसरी तरफ वो यहाँ पर क्यू के लिए बहुत सारे ज्वेलरीज वगैरह बाई कर रहा था और वो लोग शादी-वादी करने का भी प्लान कर रहे होते हैं। क्यू को सिंपल सीधी शादी करनी थी लेकिन वो यहाँ पर इतना ज़्यादा रिच है। वो घर जाकर के अपनी मॉम को कंप्लेन कर रही होती है। उसकी मॉम कहती है तुम्हें पेशेंस रखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्यू के डैड को पटाया तुम्हें उसी तरीके से क्यू के बॉयफ्रेंड तियान को पटा करके रखना है। वो इतना भी बुरा नहीं है। और क्यू यहाँ पे वो का बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, इसी वजह से बस वो उसे इतना भाव दे रहा है। डोंट वरी उस लड़की को सबक सिखाने का मेरे पास एक अलग ही प्लान है। जो नियान की मॉम होती है वो क्यू के डैड से ये बात छुपा करके रखी थी कि उन्हें इतनी बड़ी एक बेटी भी है, वो बस उन्हें एक बेटा पैदा करके दे दी थी घर का वंश आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ वो पूछता है कि क्या तुम अपनी शादी में अपने फैमिली वालों को नहीं बुलाओगे? तो क्यों कहती है मॉम के जाने के बाद डैड ने दूसरी शादी कर ली और अब मेरा और डैड और स्टेप मदर का कोई रिलेशन ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं उन्हें नहीं बुलाने वाली हूँ। लेकिन तभी स्टेप मदर का कॉल आता है ये बोल कर के उसे घर बुलाती है कि उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों मिलने जाने का डिसाइड करती है, वो भी जाना चाहता था लेकिन वो मना कर देती है कि वो बिज़ी है, तो वो गार्ड्स को भेज देता है। क्यों फिर अंदर घर जाती है तो वहाँ पर उसके फादर उस पे गुस्सा कर रहे थे कि तुमने इतने बड़े इंसान से शादी कर लिया, तुमने बताया नहीं। क्यों कहती है इस औरत से शादी करने से पहले आपने बताया था क्या? तो फिर मैं क्यों बताने वाली हूँ? तो उसके फादर क्यों की हरकतों से गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन नियान की मॉम यहाँ पर बहुत ही इनोसेंट वाला गेम खेलते हुए उसे कहती है डोंट वरी बेटा, तुम्हारे डैड गुस्सा रहे, मैं हूँ ना तुम्हारे सपोर्ट में। देखो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए ब्राइड प्राइस रखी थी इसीलिए तुम्हें बुलाया था हमने। बट वो पैसे लेने से मना कर देती है तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर मेरे पास कुछ और भी है। मैं यहाँ पर ना इस तरीके से तुम्हें तुम्हारी मॉम का दिया हुआ अंतिम निशानी वो गोल्ड ज्वेलरीज़ दे दे रही हूँ जो कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी शादी के डावरी के लिए रखे हुए थे। अब यहाँ पर वो उन ज्वेलरीज़ को लेकर के काफ़ी खुश हो जाती है। एक छोटे से वुडन बॉक्स में वो गोल्ड ज्वेलरीज़ रखी हुई थी। वो उसे लेकर के वहाँ से जाने लगती है तो उसकी फैमिली वगैरह उसे नहीं रोकती है। कार में उसके गार्ड्स कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि ये जो स्मेल है ज्वेलरी बॉक्स का थोड़ा अजीब है, थोड़ा अलग है यहाँ पर
और वो सोच रही होती है कि हाँ, बात तो सही है कि थोड़ा-सा इसका स्मेल अलग है, बट वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। सोचती है कि पुराना इस तरीके से ज्वेलरी बॉक्स है, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। वो लोग घर जाते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर जो टियान है, नियान उसे बताती है, मुझे भी आज पता चला कि क्यों एक्चुअल में मेरी स्टेप सिस्टर है। फिर भी यहाँ पर टियान उसकी सारी बातों का ट्रस्ट कर लेता है। वो कहता है, चल कोई बात नहीं, जाने दो, हम हमारी ज़िंदगी जीते हैं। कि उससे मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो मैं तुम्हारा पैर जल्दी से ठीक कराता हूँ और फिर हम लोग शादी-वादी कर लेंगे। अब नियान पैर तो ठीक नहीं कराना चाह रही थी, हाँ, लेकिन वो तियान से शादी ज़रूर करना चाह रही थी। दूसरी तरफ अचानक से ग्रैंडफ़ादर को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाते हैं। ये देख कर के क्यू बहुत ही घबरा जाती है और जल्दी-जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। अब यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर के जाने पर हुओ भी आता है। ग्रैंडफ़ादर का अंदर ट्रीटमेंट चल रहा होता है। वो क्यू को काम डाउन करते हुए घर जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक से क्यू को ऐसे ब्लीडिंग होने लगती है और वो बहुत ही घबरा जाती है कि चल क्या रहा है। उसे लगने लगता है कि शायद पिछले टाइम में बस 8 पर्सन सोए थे, तो इस वज़ह से उसकी बॉडी इस बार भी बेबी को रिजेक्ट कर रही है। लेकिन रियलिटी तो पता ही नहीं था। वो क्यू को एडमिट कराने के लिए लेकर के जाता है। घर की मेड परेशान थी। गार्ड्स वहाँ पर आते हैं, उन्हें पता चलता है कि क्यू को भी ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि वो अब उन्हें छोड़ेगा नहीं। उसने पहले ही वार्न कर दिया था कि क्यू को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो उस पर आकर के गुस्सा कर रहा था, तो गार्ड्स कहते हैं कि क्यों हमें घर के अंदर नहीं जाने दी थी, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से वो दोनों गार्ड्स भी वॉमिटिंग करने लगते हैं, जिसे देख कर के डॉक्टर समझ जाते हैं कि इन्हें पॉइज़न दिया गया है। डॉक्टर जल्दी-जल्दी इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। मेड बताती है कुछ तो गड़बड़ है, ग्रैंडफ़ादर का अचानक से ऐसे होना, गार्ड्स का रिएक्ट करना और यहाँ पर क्यू का ब्लीडिंग होना। वो घर में बस एक वही नई चीज़ लेकर के आई है, उसकी मॉम का ज्वेलरी बॉक्स जो कि वो कह रही थी। मुझे लगता है कि उसी में वो पॉइज़न मिला कर के दिया गया था। यही तीनों लोग उस बॉक्स के कॉन्टैक्ट में आए थे और उनके साथ ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ क्यों यहाँ पर दिमाग लगा रही होती है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो नियान है, वो उसकी स्टेप सिस्टर है। उसे इस जन्म में पता चलता है, वो समझ गई कि क्यों ही यान के पीछे इतनी बुरी तरीके से पड़ी हुई है। उसे इन बातों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो इतना गंदा गेम कैसे खेल सकती है। थैंकफुली उसका बेबी सेफ था। उसे भी डाउट होता है कि उसके स्टेप मदर ने जानबूझ करके उसकी मॉम की ज्वेलरी बॉक्स में कुछ न कुछ मिला कर के दिया होगा। तभी हुआ यहाँ पर आता है। वो क्यू को कहता है कि डोंट वरी ग्रैंडफादर, ठीक है, और तुम्हारे साथ जिसने भी ये सब कुछ किया है, मैं उस इंसान को सज़ा ज़रूर ही दिला कर के रहूँगा। वो यहाँ पर क्यू को काम डाउन करती है और कहती है कि मैं जल्दी ही पता लगा रहा हूँ कि कैसे क्या हुआ है और किसने ये किया है। मुझे डाउट है कि इसमें तुम्हारे स्टेप फादर की ही गलती है। मैं रिवेंज लेने में तुम्हारा हेल्प करूँगा। जो इस चीज़ के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसका सेक्रेटरी सब कुछ पता लगा कर के आ जाता है, जिससे कि वो को पता चल जाता है कि ये सब कुछ क्यू की फैमिली वालों का ही काम है और अब वो उन्हें नहीं छोड़ने वाला है। इधर वो शादी को पोस्टपोन कर देता है। सब जगह जब ये बात जाता है, तो सबको लगने लगता है कि क्यू का बेबी अबॉर्ट हो गया है, इसीलिए शादी कैंसल हो गई है। सुनकर के तनियान बहुत ही खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में यहाँ पर हुओ क्यू का ख्याल रख रहा था और कहता है कि तुम अभी बहुत ही वीक हो, तो हम सिर्फ घर पर रेस्ट करो, मैं सब कुछ सँभालूँगा। तुम्हारा हेल्थ और बेबी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार तुम बेबी बॉर्न कर लो, हम फिर शादी करेंगे। क्यू को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं था और वो मान जाती इस बात को। दूसरी तरफ तियान और नियान पार्टी मना रहे होते हैं क्योंकि टियान का उस कंपनी में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब कुछ क्यू का काम है और वो एक लंबा गेम खेल रही है टियान को फंसाने के लिए। वो लोग तो इस बात की भी खुशी और पार्टी मना रहे होते हैं कि क्यू का बेबी अबॉर्ट होने की वजह से वो ने उसके साथ शादी तोड़ दिया। टियान को लगता है कि अब क्यू अपने असली औकात पर आ गई होगी। हॉस्पिटल में हो क्यू का ख्याल रख रहा होता है, तो बाहर से गार्ड्स और ग्रैंडफादर उन दोनों को इतने खोजी-खोजी और क्लोज़ देख कर के बहुत ही खुश थे। उन्हें लग रहा था कि चलो उनका पोता भी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन गया और वो अपनी वाइफ़ का इतना ज़्यादा ख्याल रख रहा है। दूसरी तरफ रात में इस तरीके से क्यू के पेरेंट नोटिस करते हैं कि उनके कमरे का दरवाज़ा, घर का जो दरवाज़ा है मेन गेट, वो बाहर से लॉक है। उन्हें समझ नहीं आता है ये किसने किया होगा। वो सोचते हैं कहीं गलती से तो लॉक नहीं हो गया, और लेकिन ये सब कुछ क्या चल रहा था उन्हें पता नहीं चलता है। वहाँ पर नियान की मॉम उसे बताती है कि एक्चुअल में मैंने यहाँ पर क्यू के बेबी को अबॉर्ट करा दिया क्योंकि वो इतनी अमीर लड़के से शादी करने के बाद हमें कुछ भी हेल्प नहीं कर रही थी और हमें परेशानी करती।
उसके डैड को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर इस तरीके से वो जब अगली सुबह गेट खोलते हैं तो खुल जाता है, लेकिन हो के गार्ड्स उसे लेने के लिए आए हुए थे। उसकी वाइफ़ देख कर के परेशान हो जाती है कि ना जाने वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। फिर वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि क्यू को एक्चुअल में हुओ ने उसके डैड की कंपनी के खिलाफ ये पेपर्स दिए हुए थे। उसके डैड की कंपनी फ्रॉड पर चल रही होती है और क्यू अब उन्हें सबक सिखाने वाली थी। जब उसके डैड यहाँ पर आते हैं तो उसे बताती है, तुम्हारी बीवी तो तुम्हें धोखे पे धोखे दिए जा रही है। उसकी मेरी ही उम्र की एक और बेटी भी है जिसे कि वो बाहर रखती है। तुम्हारी कंपनी के सीक्रेट्स मेरे पास हैं। तुम्हारी वाइफ ने मेरे बच्चे को मारने का कोशिश किया, दैट्स व्हाई अब तुम पहले जेल जाओगे। अगली बारी तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी की होने वाली है, जो कि खुद की तुम्हारी नहीं है। उसके डैड क्यू को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो उसे माफ़ कर दे, दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्यू उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारी बेटी थी, तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया और तुम तो जेल जाओगे। उसने पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी और पुलिस यहाँ पर आते हैं और उसे पकड़ करके जेल लेकर के जाते हैं फ्रॉड करने के जुर्म में। उसके डैड के जेल के जाने के बाद फ्रॉड में बैंक सारी उसके प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है। अब नियान और उसकी मॉम को लगने लगता है कि ये सब कुछ क्यों का किया हुआ है। वो तो थोड़े बहुत पैसे क्योंकि डैड ने ऐसे उनके भाई के नाम पर एफडी करा रखे थे तो उनका खर्चा चल रहा था। दूसरी तरफ वो उनसे बदला लेने के लिए उनकी सारी प्रॉपर्टी ऐसे सीज करवा लेता है और अब वो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था। उन्होंने उसकी फैमिली को बुली करने के बारे में सोचा था, तो भला वो लोग कहाँ ही बचने वाले थे। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से फिर वो क्यू को देखने के लिए जाता है, जो कि बुरा सपना देख कर के अभी अभी उठी थी, तो वो उसका ख्याल रख रहा था। यहाँ पर क्यू नोटिस करती है कि हुओ के नंबर पर एक गर्ल लिली नाम का मैसेज आता है कि वो वापस आ गई है और वो उससे मिलना चाहती है। क्यू को लगने लगता है कि शायद ये हुओ की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो हुओ से पूछती है कि उसने कभी किसी से प्यार किया? हुओ को इस सवाल का मतलब समझ नहीं आता, बट वो कहता है कि नहीं, क्यू उसकी लाइफ की इकलौती गर्ल है जिसे कि वो इतना रिस्पेक्ट और प्यार दे रहा है। तो फिर वो हुओ से कुछ नहीं पूछती है इस बारे में। उसके मन में लेकिन इस बात का डाउट ज़रूर रह जाता है और क्यू ने नोटिस नहीं किया था, वो ने नोटिस नहीं किया था कि क्यू ने उसके उस मैसेज को पढ़ लिया। फिर वो क्यू को सोने के लिए बोलता है और बाहर स्टडी रूम में अपना काम करने के लिए चले जाता है। अगले दिन ऑफिस में हुओ का सेक्रेटरी कहता है कि लिली वापस आ गई है और वो दिमाग खराब कर रही है, उससे मिलने का। हुओ मना कर देता है तो वो कहता है आपको पता है कि वो कैसे बिहेव की है। अगर आप नहीं गए उससे मिलने के लिए तो वो घर पहुंच जाएगी और घर पर क्यों है और उसे ये बात ज़रूर ही बहुत बुरा लगेगा। तो फिर इस तरीके से उसके पास मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, वो उससे मिलने जाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ घर पर यहाँ पर क्यू लंच कर रही होती है तो उसे मैसेज आता है हुओ का कि वो डिनर पर आएगा नहीं, वो उसका वेट ना करे। और अब इससे उसे ये लगने लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पर हुआ कुछ यूँ है कि वो लिली से मिलने के लिए गया है। उसके मन का डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है। इधर हम लोग लिली को देखते हैं जो कि हुओ के पीछे ही पड़ी हुई थी, लेकिन वो उसे साफ तौर से मना कर देता है, ये कहते हुए कि एक्चुअल में ऐसा है ना कि तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ़ मेरी फ्रेंड हो और मैं यहाँ पर तुम्हें ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं सोचता और यहाँ पर जो है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तभी वहाँ पर वो क्यू को मैसेज करके बुला लेता है कि वो ड्रंक है और वो उसे रिसीव करने के लिए आ जाए। जब क्यू को ये मैसेज मिलता है, तो वो तुरंत ही रेडी-वेडी हो कर के क्लब पहुँच जाती है। वैसे तो वो हो का इंतज़ार कर रही थी कि वो है किधर? और अब तक वो आया नहीं, काफ़ी लेट नाइट उसे वो मैसेज आता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो ध्यान से मिलती है। ध्यान उसका मज़ाक उड़ा रहा था कि तुम्हें तो हुआ ने छोड़ दिया, अब क्या करोगी? अब वो उसके बातों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती और उसे इग्नोर करके हुओ को देखने के लिए क्लब में अंदर चली जाती है, जहाँ पर कि वो लिली से मिलती है। शुरुआत में तो लिली यहाँ पर क्यू का इंसल्ट करने का कोशिश कर रही थी कि वो हुओ को डिज़र्व नहीं करती है और इस तरीके से जो है उसे हुओ को छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब वो क्यू से 4 बातें करती है तो फिर वो उसकी फ़ैन हो जाती है और उससे उसकी सही दोस्ती हो जाती है। लिली केवल हुओ से अट्रैक्टेड थी और अट्रैक्शन और प्यार में बहुत ज़्यादा का फ़र्क होता है। क्यू समझ जाती है कि वो अभी बच्ची है और वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही है। फिर वो उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि डोंट वरी, हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं और फिर वो दोनों में काफ़ी गहरी फ्रेंडशिप हो जाती है।
वो दोनों जब वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो क्यों वो उसे कहती है कि आई एम सॉरी मैंने तुम पर शक किया। वो उसे कहता है कि शक करना तुम्हारा हक है और तुम मुझसे प्यार करती हो तभी तो ऐसे डाउट कर रही हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब ये चीज़ जब ध्यान देखता है कि क्यों अभी वो के साथ है, वो काफ़ी ड्रंक था, तो उसे डाउट होने लगता है कि शायद वो हैलुसिनेट कर रहा हो से तो उसका ब्रेकअप हो गया है, अब उसके साथ क्या ही करेगी। नेहान तियान को क्लब से लेकर के जाने के लिए आई हुई थी। वो दोनों जब घर पहुँचते हैं, तो वो उसे कह रहा था कि मैं ज़रूर ही तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाऊँगा। दूसरी तरफ ये दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं और वो बताती है कि एक्चुअल में मुझसे तियान मिला था और उसने बोला कि कंपनी में जॉब कर रहा है और मैंने उसके लिए कुछ अलग ही प्लान किया हुआ है। तो वो मान जाता है और अगले दिन से तियान जब जॉब पर जाता है तो सब उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहे थे। उनका जो मैनेजर था वो कहता है कि मैंने नियान के लिए एक अच्छे डॉक्टर का इंतज़ाम किया है, तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना और वो उसे ठीक कर देगा। इधर नियान अपनी मॉम से कह रही होती है कि तियान ने कहा है कि वो उसका पैर ठीक कराएगा और फिर इसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। उसकी मॉम ये बात सुन कर के खुश थी कि अब उन्हें ज़्यादा दिनों तक ये गरीबी की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जो हुओ की फ्रेंड थी लिली, वो क्यू से मिलने के लिए आती है। वो दोनों काफ़ी देर तक एक-दूसरे से बातें करते हैं। हुओ को पता चलता है तो वो लिली को जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो क्यू को हर्ट ना करे। क्यू कहती है, "अरे यार, वो बहुत ही इनोसेंट है, इतनी अच्छी है, भला मुझे क्या ही हर्ट करने वाली है।" लेकिन हुओ कहता है, "अगर तुम्हें जेलस नहीं होता, लिली मुझ पर डोरे डाल रही थी।" क्यू कहती है, "मुझे तुम पर भरोसा है ना, तुम ऐसा नहीं करोगे।" दूसरी तरफ यहाँ पर तियान नियान को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जो डॉक्टर नियान ने सेट किया था उसे छोड़ कर के तियान अपने मैनेजर के बताया हुआ डॉक्टर को ट्रीटमेंट कराने के लिए नियान को लेकर के जाता है। अब नियान ने यहाँ पर जो अपने पैरों का रिपोर्ट लिया था वो तो फेक था। वो उसे डॉक्टर को वो रिपोर्ट दिखाने के लिए जा रही होती है, तभी वहाँ पर वो और क्यू भी हॉस्पिटल में आए हुए थे। फिलहाल इन दोनों को पता नहीं था। डॉक्टर यहाँ पर उसके पैर का ये एक्स-रे दे कर के कहते हैं कि जो एक्स-रे में है एक्चुअल में तो बहुत बुरा है। हमें यहाँ पर नियान का पैर का ऑपरेशन करना पड़ेगा घुटनों का, उसमें रॉड डालना होगा तो ही जाकर के वो फिर से नॉर्मली चल पाएगी। लेकिन नियान काफ़ी घबरा जाती है, वो पहले से तो क्रिपल थी नहीं, वो ऑपरेशन कराने से मना करने लगती है। डॉक्टर कहता है कि अगर ऑपरेशन नहीं कराओगी तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही क्रिपल रह जाओगी। नर्स लोग भी कहते हैं कि डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, इनका सक्सेस रेट 100% है, उनका कोई ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। तुम यहाँ पर ऑपरेट करा लो, लेकिन क्यों? ऑफ़िस से बाहर निकल के तमाशा करने लगती है कि उसे ऑपरेशन नहीं कराना है। आस-पास के लोग कह रहे होते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, वो उसे ठीक करने के लिए सब कुछ कर रहा है और ये जो लड़की है, ठीक होना नहीं चाह रही। डॉक्टर आकर के गुस्सा करने लगते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं है, तुम लोगों को ऑपरेशन कराना है या नहीं कराना है, बोलो। तियान नियान से कह रहे थे कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, प्रॉब्लम क्या है? वो दवाएँ लेने के लिए साइड में चले जाता है। क्यू जब ये तमाशा देखती है तो उनसे बात करने के लिए चली जाती है। क्यू को देख कर के नियान कहने लगती है कि ये सब कुछ इसी ने अरेंज किया है मेरा इंसल्ट करने के लिए। तियान कहता है, "क्या पागल ये सब बात कर रही हो तुम? ये तुम्हारा इंसल्ट करने के लिए भला ऐसा क्यों करेगी और डॉक्टर को मैंने अरेंज किया है, इसमें इसकी क्या गलती है?" लास्टली तियान को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है नियान को कि एक्चुअल में वो रिपोर्ट फेक है और वो क्रिपल नहीं है, वो पूरी तरीके से सही है, वो ऑपरेशन नहीं करा सकती है। क्यू हँसते हुए कहती है, "यही बात तो मैं तियान को समझाने का कोशिश कर रही थी कि ये तुम्हारा उल्लू काट रही है, सिम्पैथी लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है।" अब तियान नियान की इन हरकतों को सुन कर के बहुत ही भड़क जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो उसकी फीलिंग के साथ इस तरीके से कैसे खेल सकती है। वो इतने दिनों से क्यू को ब्लेम दे रहा था कि उसकी वजह से नियान यहाँ पर क्रिपल्ड हो गई है और तुम तो बिल्कुल ठीक थी। तो क्यू से माफ़ी माँगने लगता है, क्यू कहती है कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अपने लाइफ़ में मूव ऑन कर चुकी हूँ और अब मैं हुओ के साथ हूँ तो बेहतर होगा कि तुम अपना बछड़ा खुद ही सँभालो। नियान ब्रेकअप ना करे इसलिए नियान उसे बता देती है कि वो एक्चुअल में उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। वो कहती है वो उसे तब बताना चाह रही थी जब तियान उसे शादी के लिए प्रपोज़ करे, लेकिन ये सब कुछ होने की वजह से वो उसे अभी ही बता रही है। ध्यान कहता है मुझे कुछ समय चाहिए इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए और इन चीज़ों पर रिएक्ट करने के लिए कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या नहीं, क्योंकि तुमने मुझसे बहुत ही बड़ा झूठ बोला है। दूसरी तरफ वो और क्यू डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पर कि उनका
आज 99th एनिवर्सरी था और उसके लिए हुआ ने क्यू के लिए गिफ्ट्स और केक वगैरह भी अरेंज किए थे, जिसे देख कर के वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम कितने रोमांटिक और प्यारे हो। लेकिन वो ड्रेस यहाँ पर लिली ने चेंज कर दिया था और उस ड्रेस के बदले ये हॉट हॉट सा ड्रेस डाल दिया था ताकि वो और क्यू के लाइफ में थोड़ा रोमांच बना रहे। दूसरी तरफ नियान तियान के कमरे में जाती है घर पर जहाँ पर कि वो शेयरिंग में रह रहा होता है। और उसे कहती है कि मैं ऐसे कचरे में नहीं रह सकती। देखो वो हमारा बच्चा भी होने वाला है। क्यों ना तुम यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे-वैसे अरेंज करके घर ले लो, तो वो उसकी बात मान जाता है। इधर हम लोग देखते हैं कि जो उसके घर वाले थे वो क्यू का बहुत ही एक्स्ट्रा ख़्याल कर रहे होते हैं। वो और क्यू रात भर घर नहीं आते तो उसके ग्रैंडफ़ादर उसे ढूँढने के लिए जाते हैं कि वो दोनों है किधर? तो देखते हैं कि दोनों एक-दूसरे को हग करके सो रहे हैं। उसके ग्रैंडफ़ादर खुश थे कि उन दोनों के बीच फाइनली अब रोमांस तो हो ही गया है और उन दोनों को छोड़ कर के चल ही जाते हैं। फिर क्यू और लिली दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। लिली पूछती है तो रात कैसी रही? मेरा गिफ्ट कैसा लगा? क्यू कहती है बहुत ही अच्छा था। वो हो के लिए भी कुछ खरीदना चाह रही थी लेकिन तभी वहाँ पर नियान और उसकी मॉम से मिलती हैं। वो लोग इसका इंसल्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि क्यू का यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है और जो वो है उसे छोड़ दिए, लेकिन उसे सच्चाई पता नहीं था। क्यू कहती है मुझे पता है कि नियान तुम्हारी ही बेटी है और अब ये बातें छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नियान कहती है कि मैं दियान के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ, तो क्यू कहती है मैं क्या करूँ? फिर वो उन दोनों को वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में नियान की मॉम अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जाती है और वो उसे ये सच्चाई बताती है कि नियान एक्चुअल में उसकी बेटी है, बट वो शौक नहीं था, नॉर्मल था। उसकी मॉम कहती है तुम इतनी नॉर्मल हो, तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता था? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे पहले से ही एक्चुअल में क्यों नहीं बताया हुआ था। वो उसे कहती है कि एक्चुअल में अब वो तियान से शादी कर रही है और हम वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ जिएंगे, तुम जेल में सड़ो। मैंने तुमसे शादी तो सिर्फ पैसे के लिए की थी। उसका डैड हंसते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें जाने देने वाली है? उसने मुझे जेल भेजा है, अगली बारी अब तुम्हारी है। इस बात को सुन कर के उसकी मॉम शॉक हो जाती है कि वो ये क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि उसे पता था, क्यू को पता था कि एक्चुअल में उसकी मॉम के मरने में कहीं न कहीं हाथ निहान की मॉम का है। इसी वज़ह से वो रिवेंज लेने के लिए उसे छोड़ेगी नहीं। रात में यहाँ पर हो क्यू उसे कहता है कि अब तियान का आगे क्या करना है? वो कहती है मैंने उसका भी सेटिंग कर लिया है। लेट नाइट यहाँ पर टियान क्यू को वीडियो कॉल पर दिखाते हैं कि देखो उसने एक घर ले लिया है। उसे वो शो ऑफ कर रहा था ताकि क्यू रिग्रेट करे, क्योंकि उसे लगता था कि उसका हो से ब्रेकअप हो गया। लेकिन तभी यहाँ पर हो भी आ जाता है और वीडियो कॉल पर उन दोनों को साथ में देख कर के तो टियान शॉक ही हो जाता है। वो कहता है तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था ना? इस बात पर क्यू उसे कहती है कि नहीं, हमने कब कहा कि हमारा ब्रेकअप हो गया? हमारा शादी सिर्फ पोस्टपोन हुआ था और मैं अब भी प्रेग्नेंट हूँ। टियान इन बातों को सुन कर के शॉक्ड हो जाता है। उनका उस घर में एक रात ही बीता था कि अगले उन्हें ये शौक लगता है कि जो फ्लैट उन्होंने जिस ब्रोकर से लिया था वो एक फ्रॉड निकला और उन्होंने उन्हें एक फेक घर भेजा है। एक्चुअल में वो लोग तो उस घर के ओनर भी नहीं है। बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पर आकर के तमाशा कर रहे थे ऑफिस में, लेकिन ब्रोकरी वाला ऑफिस भला क्या करे, वो तो वहाँ से भाग गया था। पुलिस यहाँ पर आकर के दियान को पकड़ के लेकर के जाती है, क्योंकि वो भी फ्रॉड ऐसे में पैसा-वैसा लगाया हुआ था। अब यहाँ पर उन्हें लगने लगता है नियान को, या वो लोग गरीबी की ज़िंदगी जीने वाले हैं, क्योंकि अब तो टियान भी जेल जा चुका है, उसके डैड भी नहीं है और अब वो लोग क्या ही करेंगे। दूसरी तरफ हो और क्यू को जब ये बात पता चलता है तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि फाइनली धीरे-धीरे करके उनका जो वो रिवेंज है वो पूरा हो रहा है। नियान क्यू को कॉल करती है तो क्यू उसे कहती है कि ये तो तुम्हारी ही एक्चुअल में गलती थी। तुम्ही ने तो ये सब कुछ कराया था ना, तो अब झेलो। नियान ऐसे शौक लगने से पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। उसे मेंटल असाइलम भेजना पड़ता है। उसकी मॉम अब पूरी तरीके से गरीब हो चुकी थी और अब उनके पास कुछ भी नहीं था। कुछ महीने बाद वो तियान से मिलने के लिए जेल में जाती है, जहाँ पर कि वो उसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँगता है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है, मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता नहीं है कि एक्चुअल में तुम मुझे क्या करने वाले थे? मेरे सारे पैसे लेकर के तुमने मुझे मारने तक का प्लान बनाया हुआ था। तियान सोचने लगता है कि उसे ऐसे ये सब कुछ कैसे पता? लेकिन अब क्या फ़ायदा? तियान तो जेल में ही रहने वाला है।
कुछ महीनों बाद क्यू को यहाँ पर बेबी बॉर्न होता है। ग्रैंडफ़ादर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। आफ्टर दैट वो और क्यू शादी कर लेते हैं। कहानी की एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग होती है जहाँ पर कि हो और क्यू की शादी के सीन के साथ हमें दिखाया जाता है कि नियान की मॉम जो कि गरीबी की ज़िंदगी जी रही होती है अपने बेटे के साथ, वो बाहर ऐसे बोर्ड पर देखती है हो और क्यू की शादी का वीडियो चल रहे होते हैं और हमारी कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त कहानी के हिंदी वर्जन में।